सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब। मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असर निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर मैं छिला हुआ आलू बन के आया हूँ, आपको खुद अंदाजा हो जाना चाहिए कि खुश हूँ। सर पुट्टी सेफ्टियाँ चली हैं सर बिल्कुल चली। क्या हुआ ऐसा सर इस पूरे हफ्ते में? हमने संडे को इनको छोड़ा था और अब फ्राइडे आ गया है, तो उस दौरान क्या हुआ सर का आपने कहा मैं शेव ही कर लूँ? सर एक तो IMF का मुआहदा हुआ जिसमें हम बाद में आएंगे, लेकिन फौरी तौर पे अभी शहबाज शरीफ साहब ने उंगा पे तकरीर की है सर। और तकरीर बहुत अच्छी थी सर। और उससे भी ज़्यादा इस वक्त सब अप्रिशिएट कर रहे हैं उनको जो नेतन्याहू पर उन्होंने वॉकआउट किया, तो मेरे ख्याल में वो भी बहुत अच्छा कदम था। अगर वैसे उन्होंने ज़ाहिर है फ़लस्तीन पे बहुत हार्ड स्टांस लिया है जिसके हम साथ हैं, दीगर जगह पर जहाँ पर भी वॉर रिडन एरियाज़ हैं उन्होंने उसका जिक्र किया है, ख़ास तौर पे ऐसी जगह जहाँ पे मुसलमान हैं उनका उन्होंने जिक्र किया है, बहुत खुशाइंद है। सिर्फ एक चीज़ अगर मैं कहूँ कि बेहतर हो सकती है, और वो अभी नहीं अगली तकरीरों में, और वो ये है कि उन्होंने बीच में एक नज़्म पढ़ी। अच्छा, अब वो थी अंग्रेज़ी में, नज़्म उनको नहीं पढ़नी चाहिए मेरे ख्याल में, और उसकी एक वजह है। उसकी वजह ये है कि ऑडियंस बाहर की है। सो नज़्म जो है ना, या गज़ल या जो शायरी है बेसिकली जो सिन्फ है, अब बाहर ना लोग उसको प्रिस्क्राइब ही नहीं करते। इस वक्त दुनिया की सबसे अच्छी शायरी जो है ना वो उर्दू, पंजाबी, पश्तो, सिंधी में लिखी जा रही है। और ये मैं कैसे इस नतीजे पे पहुंचा हूँ, उसकी वजह ये है कि ये वो ज़ुबानें हैं जिनमें शायरी पब्लिश हो रही है। अंग्रेज़ी आप अगर देखेंगे पब्लिशिंग हाउसेस के पास जाएंगे तो वो शायरी पब्लिश ही नहीं कर रहे, तो यानी कि उधर रीडर्स नहीं रहे, उसको अप्रिशिएट करने वाला, शगफ कर रखने वाला लोग नहीं रहे। सो इनको चाहिए कि अपनी नसर जो है ना वो अच्छी से अच्छी करें, शायरी को छोड़ दें आप। हाँ, और करनी भी है तो हमारी ज़ुबान में करें या किसी ऐसी ज़ुबान में जो मुक़द्दस है इस वक्त शायरी के अंदर। बिल्कुल, और मतलब बेसिकली शहबाज शरीफ साहब यहाँ आए और यहाँ हमें बैठ के पूरी रात शायरी सुनाएं, हमको मजबूरन नहीं, बड़े शौक से सुनेंगे। उसकी वजह ये कि हम तो इसी खित्ते के लोग हैं, हमें तो शौक है। सर वो क्या शो होगा सर अगर ये हो गया? सर मुझे सर असल में ये अवेटिंग जो जनरल असेंबली की ये जो शहबाज शरीफ साहब की तकरीर थी, उसके अंदर उससे पहले मुझे ना ट्विटर पे और बाकी चीज़ों पे जो वीडियोस मिली ना वो कंपैरेटिव वीडियोस थी कि देखें जी फलाने लीडर्स आते हैं कागज़ पकड़ के, वो कागज़ लेकर आते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब की एक दिखाई वीडियो और शहबाज शरीफ साहब की भी दिखाई, और कंपैरिजन किया जी बानी PTI से कि देखें जब वो गए थे UNGA में तो वो कागज़ों के बगैर गए थे, उन्होंने शायद स्पीच जो की थी वो विदाउट नोट्स की थी और उन्होंने बस अपने दिल से बात की। तो मैं इसका थोड़ा सा सर आज डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये जो है ना ये हकीकत नहीं है। आप जब इतनी बड़ी स्टेज पे जाते हैं ना तो आपके पीछे एक टीम होती है जो आपको प्रेप करती है। अब कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं जी कि हम मुझे समझ आ गई ये बातें क्या हैं, पॉइंट्स क्या हैं, और मैं उनको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दूंगा। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं जी कि आई लाइक टू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि जो मैं बात कर रहा हूँ उसके बारे में मेरे में पूरा मेरी ग्रिस्प हो और उसके बाद मैं बात करूँ। तो ये नोट पकड़ना और जाके गुफ्तगू करना कोई गलत बात नहीं है। मैं इनफैक्ट आपको हवाला देता हूँ हमारे मुल्क से नहीं बल्कि USA से। जब बराक ओबामा साहब प्रेसिडेंट थे तो एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि जी फलानी जगह एक कुछ शूटिंग हुई थी, तो उसके फैक्ट्स और फिगर्स वगैरह पे आपने 3 दिन लगा दिए बात करने पे। तो उनका जवाब यही था जो मैंने दोहराया अभी कि आई लाइक टू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो सारी इन्फॉर्मेशन जब आपके पास होगी और आपने उसको अगर लिख के किसी चीज़ पे लेंगे जो कि अलाउड है बाय द वे, तो वो रखती। तो ये सर एक और हम जोन में चले गए हैं इस दुनिया में कि कुछ भी चीज़ जो है वो कूल हो सकती है कि जी एक बंदा जो है वो नोट्स के बगैर जा रहा है तो वो बेहतरीन है, और अगर शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं या नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं या कोई भी दीगर सियासतदान जा रहे हैं नोट्स के साथ किसी जगह पे, तो वो फॉर सम रीज़न जो है वो अनकूल है। ये मैं इस बात से एग्री नहीं करता यकीनन। और दूसरा हमेशा याद रखना चाहिए कि अंग्रेज़ी हमारी फ़र्स्ट लैंग्वेज नहीं है, और जाहिर है कुछ लोग पाकिस्तानी बहुत फ्लुएंट होते हैं अंग्रेज़ी में, कुछ ऐसे होते हैं जो बाहर बहुत साल रह चुके होते हैं, कुछ ने तालीम वहाँ हासिल की होती है। हम जैसे लोग, मेरे जैसे लोग जो इस तरह से जिनको ये मौके नहीं मिले, मैं अंग्रेज़ी समझ सकता हूँ, मैं शायद समझा सकता हूँ दूसरे को कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, लेकिन अगर आप मेरे से एक्सपेक्ट करें कि मैं बहुत फ्लुएंटली एक तकरीब में एक तकरीर कर सकता हूँ तो ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन क्या ये बात
क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकता तो क्या मैं किसी अहम ओहदे पे भी फाइज नहीं हो सकता? ये तो मुझे ठीक बात नहीं लगती। ये बात ठीक नहीं है बिल्कुल सर। बाकी सर गुड स्पीच थी, आपने तमाम उसके एरियाज़ जो जिस पे गुफ्तगू हुई वो आपने कवर कर ली है। और बाकी सर ये सारा कुछ जो है ये इस अम्ब्रेला में हो रहा है कि IMF का जो पैकेज है वो हमें मिल गया है, और पूरे अवाम को इस चीज़ की एक मुबारकबाद भी देनी चाहिए कि हमें बेसिकली सर एक 3 ईयर का एक ब्रीदिंग रूम मिला है। 36-37 महीनों का ये प्रोग्राम है जिसके अंदर 7 बिलियन हमें इवेंचुअली मिल जाने। उसमें से पहली ट्रांच जो है 1.1 बिलियन की है, और शरह सूद इसके अंदर जो है दैट इज़ लेस दैन 5, तो 5 से थोड़ी कम या 5 से थोड़ी ऊपर के बीच में ये हवर करेगी। और उसके अलावा अब मामलात जो है सर वो इतने संजीदा हो चुके हैं पाकिस्तान के लिए कि IMF ने ये पैकेज जो है, ये मैं तो कहूँगा कि ये अनलाइक एनी अदर पैकेज है कि एक तो इसके मिलने में एक डिलेज भी हुए, इसके मिलने में कई शराइत जो हैं जिनको भी हम डिस्कस करेंगे वो भी हमारे सामने आई। और उसके अलावा सर आप ये देखें कि जैसे ही मियाँ साहब जो हैं वो अमेरिका पहुँचे, आया वो इस पर्टिकुलर UNGA के लिए था, बट उसके आसपास ही मुतवक्के थी कि ये पैकेज जो है अप्रूव हो जाएगा। सो हम कोई नहीं खबर दे रहे यहाँ पे कि बैकग्राउंड में क्या हुआ, कैसे हुआ। ज़ाहिर है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपनी मेहनत की होगी और दीगर जो हल्के इससे मुंसलिक हैं उन्होंने अपनी मेहनत की होगी, बट पॉइंट इज़ कि पैकेज मिल गया। अब सवाल ये है सर कि जो शराइत अभी आप दोहराने लगे हैं कि उसके अंदर हम रद्द-ए-अमल हमारा क्या होगा, आया हम वो पूरी करते हैं? और उनको पूरा करना तो बेयर मिनिमम है, हमने बेयर मिनिमम से थोड़ी ऊपर की परफॉर्मेंस देनी है ताकि हम इस जो एक मईशी मसला है उससे बाहर निकल सकें। और IMF का प्रोग्राम अगेन उसको बहुत पोलिटिसाइज किया जाता है। ये कहा जाता है कि जी चाइना के साथ क्योंकि US के मसले हैं तो पाकिस्तान एक स्ट्रेटिजिक जियो पोलिटिकल लोकेशन बन जाती है जिसकी वजह से ये लोन्स मिल रहे हैं। लोग इस पर कंस्पिरेसी थ्योरीज ड्रॉ करते हैं कि जी इसलिए ये हो रहा है फलाना। IMF का बुनियादी मकसद जो है वो ये है कि आपको एक आपके जो मईशी ज़वाल है उससे निकाल के ऊपर रखना है ताकि फिर आपको हमारी ज़रूरत बाद में ना पड़े। अब पाकिस्तान का ये पता नहीं इतने लोन्स ले चुके हैं हम IMF से ये, लेकिन तमाम पैकेजेस के अंदर कुछ हम बाकायदा वापस भी कर चुके हैं, लेकिन ढेर सारे ऐसे हैं जिनके अंदर रोल ओवर्स हो जाते हैं और चीज़ें हो जाती हैं और हमें मज़ीद पैकेजेस मिल जाते हैं। सो आज हम इसी पे बात करेंगे। पहला सेगमेंट सारा इस चीज़ पे उनकी शराइत पहले डिस्कस कर लेते हैं और फिर आगे का लाए अमल जो है क्या होना चाहिए उस पर बात कर लेते हैं। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो सबको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। जब भी हम इस तरह की बात करते हैं मुबारकबाद वाली, तो अक्सर जिस तरह से आपने कहा कि कंस्पिरेसी थ्योरीज लोग देना शुरू कर देते हैं कि नहीं सानू कोई डुबन थोड़ी दवेगा, हम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो तो ज़ाहिर है हमें बचा लेंगे। देखिए पहली बात तो ये है कि इस दफ़ा जितना डिले हुआ है ना, अब ऐसा लगना शुरू हो गया है कि दुनिया को शायद हमारी उस तरह से ज़रूरत नहीं है जिस तरह पिछले अदवार में थी। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़ ये कि अब उन्होंने हमें सबक सिखाने का फ़ैसला कर लिया है। मतलब आप कभी इमेजिन कर सकते हैं कि IMF किसी को मजबूर कर दे कि तुमने अगर इतने पैसे शो ना किए तो हम कम वोट में तुम्हें नहीं देंगे कर्जा, तुम्हारी हालत जितनी मर्जी ख़राब हो जाए। और यहाँ तक कि वो एक मजबूर मुल्क जिसको बचाना मकसूद है उसको बीच में से कुछ पेमेंट जो कि हमारे केस में $600 मिलियन थी 11% के डबल डिजिट के कमर्शियल बैंक के सूद पे लेनी पड़ जाए। सो अब अगर मिल गया है तो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। दूसरी चीज़, लोग बड़े आसानी से कह देते हैं कि हुन ना मिलता थोड़े दिन बाद मिल जाता। एक दिन जब डिले आता है तो उससे आपकी मईशत मज़ीद फंसती चली जाती है और उसको वापस खड़ा करना मज़ीद मुश्किल होता चला जाता है। सो सबको मुबारक हो। दूसरी चीज़, शर्तें हैं, हमें पता लग गया है जितने डिले हुए हैं कि अब अगर हमने शराइत पूरी ना की तो ये वाली 1.1 बिलियन की ट्रांच तो आ जाएगी, अगली ट्रांच नहीं आएगी। हर दफ़ा आपको KPIs हैं, हर दफ़ा आपने कुछ ना कुछ अचीव करके नंबर्स पूरे करके दिखाने हैं, वरना नहीं होगा। यानी कि सर आप कह रहे हैं कि ये 7 बिलियन पे कोई हम पार्टी ना करें, ये 1.1 बिलियन की खुशियाँ मनाई जा रही हैं, अगर तो मनाई जा रही हैं कहीं पे, बाकी 5.9 जो है अभी उसके लिए काम कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब हम उनकी शराइत देख लेते हैं। सबसे पहली जो उनकी शर्त है वो तो ये है कि NFC अवार्ड फार्मूले पर नज़रसानी करनी चाहिए पाकिस्तान को, बल्कि करनी पड़ेगी। अच्छा, अब इसकी डिटेल हमारे पास नहीं है लेकिन गुमान अच्छा रखना चाहिए। सो हमारा गुमान ये है कि क्योंकि इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि हम फेडरल गवर्नमेंट का साइज़ छोटा करते हैं, तो होगा ये कि
और साथ उसमें यह भी लिखा है कि हम सूबों की जो बजट्स हैं वो खुद मॉनिटर करेंगे, सूबों की प्रोविंस की जो परफॉर्मेंस है वो खुद मॉनिटर करेंगे, और वो प्राइमरी सरप्लस में है या नहीं है ये हम खुद मॉनिटर करेंगे। सो इसका मतलब ये है, अच्छा गुमान ये रखा जा सकता है कि वो जो फेडरल गवर्नमेंट के पास टैक्स कलेक्टिंग जो चीज़ें हैं कलेक्शन की, वो भी वो दिलवा देंगे प्रोविंसेस को। प्रोविंसेस जो हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, और वो जब टैक्स कलेक्ट ज़्यादा करेंगे तो वो पे भी करना आसान होगा IMF को। और वैसे भी हम चाहते हैं कि जितने मजबूत सूबे होंगे उतना ही मुल्क को फ़ायदा होगा। सो अगेन हमें इसमें, अगर जो गुमान हम कर रहे हैं IMF यही चाहता है, तो हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं। इसमें लेकिन एक सर मैं बात ऐड कर दूं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस शर्त से एक चीज़ वाज़े होती है कि शायद IMF जो है वो अपने लोग जो है वो स्क्रूटनी के लिए मुस्तकिल तौर पे यहाँ पे रख रहे हैं कि आप देखें ये कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं इन पैसों को। सर ये भी हो सकता है, हमें ये भी सुनने को मिला था कि इलेक्शन के दिनों भी IMF के लोग यहाँ पर मौजूद थे। दूसरी चीज़ ये है कि सर अब दौर ऐसा है कि ईमेल का दौर है, बल्कि व्हाट्सएप का दौर है। सो यहाँ पर जो भी बजट में पास होता है, यहाँ पर जो भी नया प्रोजेक्ट खुलता है, यहाँ पर जो भी नई रिक्विजिशन आती है, सब कुछ उनके साथ शेयर हो सकता है विद द क्लिक ऑफ अ बटन। तो अगर वो फिजिकली मौजूद ना भी हो तो इसे कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, इसी तरह आगे जो है उन्होंने बड़ा क्लियर कट कहा है कि पंजाब ने जिस तरह से बिजली का रिलीफ दिया था वो हम दोबारा कभी अलाउ नहीं करेंगे किसी भी सूबे को। और आपने इन द फर्स्ट प्लेस क्यों किया? मोर और लेस यही बात है ना, पहले उनकी वजह से बंद हुआ, और उनकी वजह से बंद हुआ, और अब जो वो बंद कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि आइंदा आपने ऐसी चीज़ जो है खुद नहीं करनी, खुद आपने सोच विचार करके बिजली का मसला हल नहीं करना, बिल्कुल, वो भी एक सूबाई लेवल पे। बिल्कुल। तीसरे नंबर पे उन्होंने कहा है कि ज़िमनी ग्रांट्स जारी नहीं करेंगे आप, प्रॉपर्टी, रिटेल और एग्रीकल्चर को टैक्स नेट में लाएंगे। सो ये उन्होंने क्लियर कट कर दिया, नो ज़िमनी ग्रांट्स। अच्छा, इसके बाद उन्होंने कहा है कि तवानाई में GDP के 1% से ज़्यादा आप सब्सिडी नहीं दे सकते। इसके हम थोड़े से खिलाफ हैं, और वो हम थोड़े से खिलाफ इसलिए हैं क्योंकि इसी की वजह से गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड कैटेगरी का ख़त्म कर रही है 200 यूनिट से नीचे। अच्छा, अभी सर्दियों में तो शायद इतना महसूस नहीं होगा, लेकिन जब गर्मियां आएंगी तो वो प्रोटेक्टेड जो कैटेगरी है, वो बेचारे जो गरीब लोग हैं उनके साथ बहुत बुरा होने लगा है। इस पे हम चाहते हैं कि सरकार उनसे को बात करे, डिबेट होए। हाँ, और उसकी सबसे बड़ी तो तरीका उसका ये है कि अगर हम अपने लॉसेस कम कर लें तो वो हम अपना दिखा सकते हैं उनको कि जी हमने यहाँ से नुकसान कम कर लिया है, तो अब हमें प्रोटेक्टेड कैटेगरी रखनी दी जाए। अच्छा, इसके बाद उन्होंने कहा है कि जी जो ग़िज़ाई अजनास हैं उनकी इमदादी कीमतों का तयन नहीं किया जा सकेगा, जिसमें ज़ाहिर है कपास शामिल है, जिसमें गंदम शामिल है। और ये वही खबर है जो हम इधर ही डिस्कस कर चुके हैं कि अब बेस प्राइसेस जो हैं उसके ऊपर जो है आपकी ख़रीदो फरोख्त जो है कुछ क्रॉप्स की वो नहीं हुआ करेगी, और उसके अलावा इसमें ऐड कर लें कि फर्टिलाइज़र जो है उसके ऊपर भी यही पॉलिसी अपनाई जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, इसमें जो है ना फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। फ़िलहाल इन शॉर्टर रन तो किसान का और अवाम का दोनों का इसमें बहुत नुकसान हो सकता है, लेकिन इन द लॉन्ग रन इसमें किसान का फ़ायदा है। अवाम का नुकसान ये हो सकता है कि अगर अब ये पिछली दफ़ा जो डिज़ास्टर हुआ है गंदम वाला, उसके बाद अगर अब अवाम सोचना शुरू कर दें कि हमें तो ये भी नहीं पता कि बेस प्राइस क्या है, और हमने अगर गंदम नहीं लगानी तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में फैमिन आ सकता है। सो ये एक बहुत बड़ा मसला है। इसमें आपका एक मशवरा है जो कि बहुत कीमती था कि अगर ये करना भी हो तो किस तरह से किया जा सकता था? सर ये इस तरह से बेसिकली किया जा सकता है कि अगर आपने करना ही है कि एक तो गवर्नमेंटल लेवल पे आप एजुकेट करें आपके किसान को आज कि आप अगर गंदम लगाना चाहते हैं तो उसके अंदर ये पोटेंशियल कीमतें जो हैं आपको मिल सकती हैं, और गवर्नमेंट इससे पीछे रहे, मतलब क्योंकि अब बेसिकली हम एक सॉर्ट ऑफ फ्री मार्केट सिस्टम में जा रहे हैं। और सर ये अगर हम आज कर देंगे तो यही मसला जो आपने जिक्र किया कि फैमिन वाला चीज़ जो है वो हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग पिछले काश से डिस्करेज्ड हैं और वो शायद गंदम ना लगाएं, नंबर वन। उसके ऑन टॉप ऑफ दैट बेस प्राइस वाली चीज़ की जो एजुकेशन की लैक ऑफ एजुकेशन है उसकी बेसिस पे कुछ लोग ना लगाएं,
तो फैमिन आ जाए। तो मेरी सजेशन ये है कि इसको आप एक रोल ओवर करके निकालें ओवर अ पीरियड ऑफ 2-3 ईयर्स, कि जिसके अंदर अगर आपने फर्टिलाइज़र फिलहाल जो है वो बेस प्राइस पे पता है, उसको पता है फर्टिलाइज़र कितने पे आ रहा है काश्तकार को, तो वो फर्टिलाइज़र को उसको पता है यार मेरी इसकी कॉस्ट ये है। उसके बाद वो जो फर्टिलाइज़र जिस क्रॉप पे लगाना चाहते हैं, जो सबकी डिफरेंट होती हैं, उसको पता हो कितनी है। और साथ साथ अगर आपने करना ही है तो गंदम पे भी ना करें आप, गंदम पे बल्कि थोड़ा सा अगर आप रिलीफ देना चाहते हैं रिलीफ दे दें। सो समथिंग टू दैट इफेक्ट कि आप इफेक्टिवली ओवरनाइट जो चीज़ चाह रहे हैं वो हो नहीं पाएगी। ये एक इंडस्ट्री जो है जो इतने सालों से ऐसे चलती आ रही है, अब उसको ओवरनाइट चेंज करना है आपने, और उनको कहना है कि आप एजुकेट भी हो जाएं, आप इसको अब्जॉर्ब भी कर लें और इससे आप ठीक भी समझें कि ये हो रहा है आपसे। तो ये बड़ी एक गलत फहमी है कि अगर ये हो पाएगा तो किसी बड़े नुकसान से बचने के लिए आज हमें जो आपका एक पॉइंट था पहला, उसको भी डिबेट के लिए रखें और इसको भी खास तौर पे रखें कि इसको हम ओवर अ पीरियड ऑफ एक्स टाइम जो है इसको डिस्कस करेंगे विद द एग्रीकल्चर जो स्टेक होल्डर्स। बिल्कुल, क्योंकि इसमें ना किसान का फ़ायदा इस तरह से तो हो सकता है कि फौरी तौर पे चाहे नुकसान हो, लेकिन बाद में अगर जिस तरह से आपने कहा कि बिल्कुल ओपन मार्केट हो तो फिर वो अगर अपनी मर्ज़ी से एक्सपोर्ट भी कर सकता है, उसको पता है कि मुझे कहाँ बेहतर रेट मिल रहा है। अगेन जो आपका मशवरा है ना वो बहुत कीमती इस तरह से है कि आप इस शर्त को पहली या दूसरी ट्रांच के साथ मशरूत मत रखें। आप कहें कि अच्छा ये 3 साल का अगर प्लान है तो बाय 3 इयर्स हमने इंश्योर करना है कि सालों तक हम ये कर लें, और केपीआई बैकवर्ड्स आए कि ये एक एक चीज़ जो आपने है उसके अंदर जो भी चीज़ है वो आपने ख़त्म कर दी। एग्जैक्टली। सो अब बेसिकली जितनी ये शराइत थी उनमें से एक है जो हम चाहते हैं कि जिसको फौरी तौर पर ना किया जाए, हमारी नज़र में ज़रा डिबेट कर ली जाए, थोड़ा सा उसको एक्सटेंड कर लिया जाए, और दूसरी है जिसको हम कहते हैं कि अभी कि बिल्कुल भी ना किया जाए, वो प्रोटेक्टेड कैटेगरी बिजली वाली है। बाकी जितनी शराइतें हैं मुझे उनमें कोई मसला नहीं नज़र आया, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इनसे हमारा बहुत फ़ायदा होगा और शायद कोई बाहर से ही आके ये हमसे करवा सकता था। उसकी वजह ये है कि सर यहाँ पे हमें पता है कि अमीरों को, एलीट को सब्सिडीज़ मिलती हैं, कैसे बंद करेंगे? यहाँ पे सबकी तो एक दूसरे से शादियाँ हुई हुई हैं, रिश्तेदारियाँ हैं, यहाँ पे कोई कैसे फैसला कर सकता है कि आइंदा से इस कैटेगरी वाले को ये नहीं मिलेगा, उस सेगमेंट वाले को ये नहीं मिलेगा। अब ये बड़ा आसान होता है करना जब आप ये कह सको कि जी वो तो IMF वाले आए हुए हैं, वो नहीं मान रहे, अब मैं क्या करूँ। सर बिल्कुल सर, और हमें आने वाले दिनों में अब चूंकि ये अप्रूव हो गया है, जो हमारा प्लान है देखेंगे गवर्नमेंट की क्या परफॉर्मेंस है, बट आई थिंक सर कि ये वो वाला प्लान है हमारा जो टर्निंग पॉइंट प्लान होना चाहिए। गवर्नमेंट को भी ऐसे सोचना चाहिए, अवाम को भी ऐसे सोचना चाहिए, और आगे जाके एक मुश्तरका तौर पे अगर सब जो हैं वो आगे चलेंगे और इस पॉलिसीज़ को अपनाएंगे भी और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी जो हैं वो ठीक रहेंगी तो ये बेहतरी की तरफ जाएगी बात इंशाल्लाह। आप भी जाना हमने ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर बात IMF की कर रहे थे और मईशी सूरत हाल जो पाकिस्तान की है उसके अंदर एक बहुत अहम जो मरला है हमने पार करना है। उसके अंदर PDM 1 के अंदर भी बहुत डिबेट हो चुकी है, उसके बाद केयर टेकर के दौरान भी बहुत डिबेट हो चुकी है। आया केयर टेकर तो वो चीज़ कर नहीं सकते थे, ये भी एक मसला पड़ा था। अब चूंकि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है हमारे पास तो वो प्राइवेटाइजेशन के ऊपर बहुत ज़ोर है, और प्राइवेटाइजेशन के अंदर भी जितने अदारे जो हैं उनको नामजद किया गया है उसके अंदर PIA हमारी नेशनल एयर कैरियर जो है उनके हवाले से बात की जाती है कि हम इसको प्राइवेटाइज करके ही रहेंगे। PIA के जो एसेट्स हैं वो उनके एक न्यूयॉर्क मैनहट्टन में होटल है, उसके अलावा उनके एयर रूट्स हैं और उनके जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो उसके अंदर मौजूद हैं। उसके अलावा PIA का तकरीबन 600 से 800 बिलियन का एक डेट भी है, जिसमें कहा जाता है कि अगर कोई निजकारी के लिए, प्राइवेटाइजेशन के लिए कोई बिड डालते हैं तो वो 200 बिलियन जो है उसमें से वो अपनाएंगे और उसको रिजॉल्व करेंगे, और बाकी 600 जो है वो किसी होल्डिंग कंपनी में डाल दीजिएगा। बहुत लुक्रेटिव किस्म की ऑफ़र है अगर कोई बंदा इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर से आके इन्वेस्ट करना चाहे। उसके साथ साथ लेकिन एक शर्त जो हमने इस शो पे भी डिस्कस की और बहुत देर से वो एक तलवार लटकी हुई है जो भी इसके अंदर आना चाहता है, वो ये है
कि आपने जो 2500 से 5000 के बीच में कोई नंबर है, फिगर एग्जैक्ट हमें बताई नहीं जा रही कितनी है कि, लेकिन आपने इतने एम्प्लॉयज़ जो इस वक्त एम्प्लॉयड हैं PIA में, उनको आपने कैरी ऑन रखना है फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल तक उन्होंने आपको उनके साथ लेके जाना पड़ेगा। तो एक तरफ तो ये कहा जाता है कि PIA जो है वो इन्फ्लेटेड है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, इतना काम नहीं है, ऑपरेशनल चार्ज उनके पास है नहीं, और दीगर और मसले हैं। और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि जो भी प्राइवेट सेक्टर से आएगा इसके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, वो इनको फिर मज़ीद 5 साल के लिए वहीं रखे। सो हम बैक टू स्क्वायर वन ही रहते हैं। उसके साथ साथ इसकी जो बोली थी वो कहा जा रहा था कल के रोज़ होनी थी, लेकिन उसको आई थिंक 1 महीने के लिए अब मोखर कर दिया गया है। उसकी ज़ाहिर है एक सादी वजह यह है कि बोली के दौरान किसी ने जो सीरियस बिडर्स थे उन्होंने इस चीज़ पे एतराज़ किया होगा, और दीगर और भी चीज़ें उस चीज़ पे एतराज़ किया हो, लेकिन मेन पॉइंट आई थिंक यही है, क्योंकि आपने और मैंने थोड़ी सी इसके अंदर रिपोर्टिंग भी की और हमें पता चला कि इसके ऊपर ही एक पॉइंट है जिस पे वो फंस गए हैं। तो अब अगर एक तरफ हम प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं कि जी वो कम्प्लीटली प्राइवेटाइज नहीं होगी, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा, और प्राइवेटाइजेशन की मद में फिर ये हमारा पहला जो पब्लिक सेक्टर एक एंटिटी है वो शायद ना हो पाए। सर एग्जैक्टली बात ये है कि जब खुद ही आप जिस टीवी चैनल को लगा कर देखें उसमें जो तज्जियाकार बैठा हुआ है वो एक ही बात करता है कि PIA नहीं चल सकती क्योंकि उसमें ज़्यादा लोग भर्ती हुए हैं। तो फिर आप प्राइवेट सेक्टर से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो उन्हीं ज़्यादा लोगों को अपने पास रख के PIA चला दे? मेरी तो समझ से बाहर है। दूसरी चीज़ ये है कि मैं समझ सकता हूँ कि आप इन लोगों को निकाल नहीं सकते फ़ौरन। मतलब आप एक रियासत हो, आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, आपने इन लोगों को बताया था भर्ती करते हुए कि आपकी पक्की नौकरी है, आपको हम इतने साल रखेंगे, इतनी तनख्वाह देंगे, उसके बाद इतनी पेंशन भी देंगे। आप आज इनको कह देते हो कि आप फारिग हो कल से, तो कल से रियासत के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा। सो मुझे समझ में आती है, लेकिन इसको करने के बहुत सारे और तरीके हो सकते हैं। मतलब आप जो आर्म ट्विस्टिंग करने की कोशिश कर रहे हो, एक शख्स, एक प्राइवेट एंटिटी जो कि बिलियंस ऑफ रुपीस लेके आएगा पंप करने के लिए सिस्टम में, वो आर्म ट्विस्टिंग से क्यों मानेगा? बात यह है कि वो जो 600 बिलियन रुपया आप एक होल्डिंग कंपनी में डाल रहे हो, ये जो एम्प्लॉयज़ हैं जितने भी 2500 या 5000, इनकी तनख्वाहें कितनी बनती हैं? 100 बिलियन बनती हैं, वो भी उस होल्डिंग कंपनी में डाल दें, या और इनको किसी और जगह पे एडजस्ट कर दें, और सरकारी इदारों में एडजस्ट करके कहें कि क्योंकि हमने अब इतने इंडक्ट कर ली हैं तो अब हम इतने साल तक मज़ीद सरकारी नौकरियां इशू नहीं करेंगे, मतलब नई भर्तियां नहीं करेंगे। आई डोंट नो, मैं तो ऑन टॉप ऑफ माई हेड मेरे जहन में जो कुछ आ रहा है मैं वो कर रहा हूँ। इस पे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हीं को बात करनी चाहिए, लेकिन बुनियादी मसला ये है कि जो ये चाह रहे हैं वो तो हो ही नहीं सकता। मेरी समझ से बाहर है वो कैसे होगा। सर एक तो आपने आइंदा सर इस सोफे पे ये मशवरा नहीं देना कि इन लोगों की और एडजस्ट कर लें, प्लीज प्लीज सर मेरे ख्याल में अगर तो है ना मिनिस्ट्री फॉर हॉर्टिकल्चर, तो उसके अंदर भी मेरे ख्याल में 300 से 400 बंदे, तो आपने इन लोगों को एडजस्ट नहीं हो पाएंगी। सर गोल्डन हैंडशेक दे दें, कुछ कर लें। हाँ सर वो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सर पैसे चाहिए, और वो हमारे पास वैसे अब तो हैं सर, हमने पिछले सेगमेंट में बात की। लेकिन जोक्स असाइड, ये एक सर अगेन मसला इसका जो है सिर्फ PIA तक रहता नहीं। आप ये देखें कि तमाम आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है, अब फ़र्ज़ करें कल को रेलवेज़ जो है वो प्राइवेटाइज होना, कल को फ़र्ज़ करें वो कहते हैं कि आप हमारा जो नेशनल ब्रॉडकास्टर है उनको प्राइवेटाइज करते हैं, तो वहाँ पे भी सर मसला है ये कि एक पेरोल जो है वो इन्फ्लेटेड है, एम्प्लॉयज़ का रोस्टर जो है वो इन्फ्लेटेड है। ये तकरीबन मेन मसला ये है। तो आज आप PIA के साथ ये करते हैं अगर कि उनके एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको आप कुछ नहीं देते, प्राइवेट कंपनी के डिस्पोजल पे छोड़ देते हैं, और वो फ़र्ज़ करें उनको स्लैश कर देते हैं और उनको फायर कर देते हैं, तो बाकी इदारों के अंदर सर एक सेंटिमेंट नंबर 1 बहुत बुरा जाएगा इस वक्त। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हुकूमत जो है वो इस टेंशन में है, नंबर 1। दूसरा सर यहाँ पे बात चलती रहती है कि प्राइवेटाइजेशन छोड़ें, बेल्ट टाइटनिंग करें, IMF भी ये कह रहा है, और ये ज़्यादा ज़रूरी बात है कि अगर आप बेल्ट टाइटन करते करते कुछ मिनिस्ट्रियाँ जिनकी आप फ़र्ज़ करें ज़रूरत नहीं पेश आती है आपको, तो उनके अंदर भी इसी किस्म के लोग हैं जो मतलब सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो अगर आप उनको भी ये देखा दाखी लगेगा कि यार इसका मतलब है जब मिनिस्ट्री बंद होगी तो हमारे पास कुछ नहीं है, हमने अगर 10-12 साल की सर्विस की है तो उसका हमें कुछ नहीं मिलेगा, पेंशन भी ख़त्म हो जाएगी। सर ये अगेन मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें होंगी। सो PIA जो है वो पहला मरला है जिसको हमने बड़ी स्ट्रेटिजिकली और बड़ी एक अच्छे तरह से करना है कि आपकी, और बहुत टॉल ऑर्डर है सर कि ब्यूरोक्रेसी भी सेटिस्फाइड रहे, आपको पता है वो बड़ी मुश्किल से होती है, और उसके अलावा अवाम भी सेटिस्फाई हो कि चलो यार एक चीज़ प्राइवेटाइज हुई, अब हमें अच्छा
एक PIA के नाम का एक अच्छा कैरियर मिलेगा जो कि प्राइवेट है, और उसके साथ हुकूमत भी जो है उनके पास एक सिक्योरिटी हो कि हम कल को और इदारों को भी प्राइवेटाइज कर सकते हैं। सर असल में ये खबर जो है ये आज की मेन हाईलाइट मेरे नज़दीक है कि इसकी प्राइवेटाइजेशन में अगर आप नाकाम रहे तो फिर आप किसी भी पब्लिक सेक्टर चीज़ को इस मुल्क में प्राइवेटाइज नहीं कर पाएंगे। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप बता रहे हैं कि हुकूमत क्या सोच रही है, उनको क्या वसवसे हैं, और वो बिल्कुल ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आप उनको क्यों स्लैश करते हो, आप उनको गोल्डन हैंडशेक दो। ठीक है, एक सरकारी अफसर जो है ना वो तनख्वाह बेशक लेता रहे, अगर वो काम पे ना आए तो गवर्नमेंट की बड़ी बचत है। सो बेसिकली उनको आप तनख्वाह मत रोकें उनकी। दूसरी चीज़ ये है कि इसी तरह आप ये अगर इनको कहीं और एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है, मतलब आई नो यूर अगेंस्ट इट, लेकिन आप अगर इनको कहीं और एडजस्ट कर देते हैं तो आप मुस्तकबिल की अगले साल आपने मजीद हायरिंग नहीं करनी सरकारी नौकरियों के लिए, मत करें। उससे अगले साल नहीं करनी, मत करें। मतलब आपके पास अगर ये लोग किसी और काम में लग जाते हैं, आपको अगले 10 साल तक मजीद इंडक्शन की ज़रूरत नहीं है। अगेन दिस इज़ ऑल, मतलब जो मेरे जहन में ऊपर से आ रहा है मैं वो कर रहा हूँ। इस पर हम बैठेंगे तो 25 और तरह के फार्मूलाज निकल सकते हैं कि किस तरह से इनको एडजस्ट करना है। इनको प्राइवेट सेक्टर पे थोपना ये नहीं चलेगा, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। सर एक तो ये मसला है सर, दूसरा मसला मैं आपको बता दूं कि सर अभी तक जो इनके अंदर जो हाजिर सर्विस हैं उनकी रिटायरमेंट एज कईयों की 2 साल रहती होगी, कईयों की 10 साल रहती होगी, और जो घर वाले हैं उनको पता है इस बात का। तो सर आप बेसिकली कह ये रहे हैं कि जो ये प्राइवेट कंपनी है और अगर इनको खुदा ना खास्ता हम भी ये नहीं चाहते कोई बेरोजगार ना हो जो नौकरी पे बैठे हैं, अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो ये घर पे बैठ जाएंगे। तो सर मैं इनके जो उनसे भी इज़ारे हमदर्दी करता हूँ कि ये भी एक बड़ा मुश्किल काम हो सकता है सर, क्योंकि जो एक ब्यूरोक्रेट लेवल तो बहुत ऊपर हो गया। कोई भी सरकारी मुलाजिम हो और कोई भी प्राइवेट सिटीजन भी हो, उसको सर अगर नौकरी पे आने जाने की आदत हो और घर वालों की हो, वो रीएडजस्टमेंट ना बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बुरी होती है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, और मैं बिल्कुल ये किसी मज़ाहिया टोन में नहीं कह रहा कि आपने इनका ख्याल रखना है, लेकिन जैसे आप ख्याल रखना चाह रहे हैं वैसे शायद मुश्किल है। सर आप कथा कलामी वहाँ पे आपका पॉइंट ब्रेक के बाद लेते हैं, जाना है हमने ब्रेक के ऊपर। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर PI की प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही थी, आपका एक पॉइंट रह गया था। मेरा पॉइंट ये रह गया था कि आपने जो जिक्र किया ना कि जब वो कोई घर आ जाएंगे अगेन, और ये इसमें अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं है, हम तो यही कह रहे हैं कि अगर किसी को घर भेजना भी है तो आपने गोल्डन हैंडशेक करना है। वैसे किसी को टर्मिनेट आप नहीं कर सकते ओवरनाइट, बट ये तो सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी या कारोबार, मेरे कई दोस्त जानने वाले जिन्होंने रिटायरमेंट ली और उसके बाद 1-1.5 साल के अंदर वापस काम पर चले गए, क्योंकि आदत ही नहीं थी उनको घर वालों के साथ रहने की और घर वालों को उनके साथ रहने की। सो ये एक बहुत बड़ा मसला है। आप बिल्कुल 100% दुरुस्त फरमा रहे हैं, और इसमें सरकारी या प्राइवेट नौकरी की कोई फ़र्क नहीं है। नहीं, फ़र्क नहीं है सर, और हम तो यही कहते हैं कि इन सब को अब हुकूमत का फ़र्ज़ है कि एडजस्ट करें। ये जो गलत चीज़ जो हो रही है, जो मेरे नज़दीक गलत है, कि आप जो इन सब को सौंप रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर से जो बंदा आ रहा है ये भी उनके हवाले कर दो, ये बड़ी ज़्यादती है। एक पब्लिक सेक्टर बिजनेस को प्राइवेट में कन्वर्ट होना ही बहुत बड़ी बात है। उसके अंदर वैसे ही इतनी इंतज़ामी तौर पे इतने चेंजेस आएंगे, उसके अलावा आप उनका जो एम्प्लॉई स्ट्रक्चर है उसको भी दे रहे हैं उनको, तो वो तो इवेंचुअली आपको एट गो कह देंगे यार कि हम अपने बंदे ला रहे हैं इसके अंदर, जिनको हमें पता है कि जिनकी एफिशिएंसी हमारे साथ मैच करती है। तो अगेन सर एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है ये, एक बिल्कुल भी मुस्बत चीज़ नहीं है कि एक मुखर होगी एक चीज़। ये बहुत मनफी चीज़ है कि हमारा एक इदारा जो है उसको प्राइवेटाइज करने के लिए अवाम, हुकूमत, अपोजिशन और सब जो है इत्तफाक़ राय कायम कर बैठे हैं और हम कर नहीं पा रहे। ये ज़्यादा डेंजरस बात है सर। बात ये है कि ये सिर्फ मसला ये नहीं है ना कि 1 अक्टूबर को होना था, 1 नवंबर को हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं, महीना ही है, क्या फ़र्क पड़ता है। आपको वीकली मिलियंस ऑफ रुपीस आप लूज कर रहे हो ना इसमें, तो ये एक दिन कीमती है। सो ये जो मौखर हुआ है 30 दिन, इस पे सब परेशान क्यों नहीं है, इस पे हमारे जो हुक्मरान हैं ये परेशान क्यों नहीं है, और इस पे हमारी जो अवाम है ये परेशान क्यों नहीं है। मैं इस बात पे परेशान हूँ। मतलब अगेन इस वक्त जो है ना ड्राइंग रूम्स में बात चल रही होगी, मरियम ने वो कर दिया, इमरान खान ने वो कर दिया,
इस पर कोई बात नहीं हो रही होगी कि यार हम इन 30 दिनों में इतने पैसे लूज कर जाएंगे। सो यहाँ पर हुक्मरानों से लेके अवाम तक सबकी जो प्रायोरिटी लिस्ट है ना वो खराब है। हाँ, ये टॉप पे होना चाहिए, मतलब ऑन द टॉप। बहुत चीज़ें और हैं उसके अंदर, लेकिन ये राइट अप देयर होनी चाहिए। सो यूटिलिटी स्टोर्स वाला आप देख लें, अभी जो रिसेंटली एक मतलब फियास्को हुआ है जिसके अंदर उनके एम्प्लॉयज़ जो है वो बाहर आ गए। तो अगर आप ये कर भी देंगे और आप प्राइवेट सेक्टर की बात मान लेंगे तो ये सब लोग जो बाहर आएंगे, तो आपको लगता है कि इसके अंदर कोई रिएक्शन नहीं होगा? इनके भी ख़ानदान है, इनकी भी फैमिलीज, और हम हमदर्दी रखते हैं इनके साथ। मतलब ये जब गए थे वहाँ किसी बुनियादी तौर पे इनकी नीयत ये होगी हम वहाँ काम करेंगे। अब मसला ये है वहाँ पे उनका जो एक काम है उसके लिए 10 बंदा है, तो उसको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये एक हुकूमती अमल की जो है ये एक गलती है, ये उनकी नहीं है। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको पता होगा यार कि वहाँ चले भी जाएंगे, नौकरी भी लग जाएगी, सब कुछ होगी, किनशिप भी हो जाएगी, और उसके बावजूद वो जाने को तैयार हैं और वो एक डेड वेट बन के पड़े हुए। तो बहुत कॉम्प्लेक्स है। और सर जो पुराने इदारे होते हैं जिनके अंदर इतने ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं और फिर वो नॉन परफॉर्मिंग हो जाते हैं, उनके अंदर कम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं। तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए कि हुकूमत को कहे कि जी हम बस कह रहे हैं ना रखें इनको तो रखें आप, ऐसे नहीं हो सकता। और देख लें यही हुआ ना कि बेड की बारी जब आई तो कोई आया नहीं। और अब इस चीज़ में तो ना मैं कन्विंस्ड हूँ कि अगर कोई शख्स स्किल्ड है और मेहनत करने से नहीं घबराता तो उसको कभी भी नौकरी का मसला नहीं हो सकता। बिल्कुल सर चले सर हम एविएशन इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो सर हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात कर लेते हैं। कुछ चीज़ें हो रही हैं दुनिया के अंदर सर। कतर को और कतरी जितने नेशनल्स हैं उनको एक चीज़ की मुबारकबाद हम देते हैं कि यूएसए ने उनको वीज़ा फ्री एंट्री फराहम की है। ये पहला मिडल ईस्टर्न नेशन है जिनको ये चीज़ मिली है और हम इस चीज़ से खुश भी होते हैं। लेकिन सर हम खुशी के ऊपर तो इतनी बात मैं नहीं कर सकता क्योंकि वो तो उनकी खुशी है। मैं इज़ारे गम जो है वो कर सकता हूँ कि एक तरफ कतर जैसा मुल्क जो है जो कि इन इट्स पॉपुलेशन, इन इट्स लैंड साइज़, इन एवरीथिंग जो है एक छोटा एक मुल्क है, अलबत्ता ऑयल रिच है और दीगर और उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं। ओवर द पास्ट 10-15 ईयर्स उन्होंने यूके, यूएस और दीगर और मुल्कों में उनको वहाँ पे कंट्रीब्यूट किया उनकी इकॉनमी पे। उन्होंने एक वर्ल्ड कप होस्ट किया है फुटबॉल का और उनकी सर ये एक अपने पैसों की यूटिलाइजेशन जो है उनकी इतनी स्मार्टली डन थी कि अब जो बड़े ममालिक जो सुपर पावर्स कहलाई जाती हैं वो उनको इनवाइट कर रहे हैं कि आप वीज़ा फ्री आके यहाँ बिजनेस भी करें और टूरिज़्म भी करें। तो सर अब वो दिन चले गए हैं जब आप अपनी जो आर्सेनल है उसकी बना पे आप कहते हैं कि हम बड़े पावरफुल हैं। अब तमाम जो ममालिक हैं वो अपनी मईशी ताकत के ऊपर दुनिया पे हावी हो सकते हैं अगर होना चाहे। तो कतर को ये चीज़ जो है शायद बहुत पहले समझ आ गई थी और उन्होंने जो स्ट्रेटेजिकली चीज़ें की उसकी बेसिस पे ये चीज़ अब उनके लिए हो गई है। अब उनके जो तमाम नेशनल्स हैं वो ये चीज़ एंजॉय कर सकते हैं कि और वहाँ पे टूरिज़्म तो वो वेल ही कर रहे हैं। मतलब आई थिंक उनकी वीज़ा रिस्ट्रिक्शन भी इतनी कोई ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अब जो लोग जो है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, वहाँ पे कुछ कारोबार करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत आसानी होगी। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए आप लंदन में कितनी जगह आप स्पॉट करते हैं, कितनी नई बिल्डिंग्स देखते हैं बन रही होती हैं और पता लगता है कि ये कतरी है। इसी तरह दुनिया के और मेट्रोपॉलिटन्स में भी जितनी तेज़ी से कतरी इन्वेस्टमेंट हुई है पिछले 10, 15, 20 सालों में और किसी मुल्क की नहीं हुई। अब अगर आप बात करते हैं ऑयल रिच होने की तो बहुत सारे ममालिक हैं, ख़ास तौर पे मिडिल ईस्टर्न ममालिक जो कि ऑयल रिच हैं। क्या सबका इम्पैक्ट और प्रेजेंस पूरी दुनिया में कतर जितना है? तो आपको कतर को क्रेडिट तो देना पड़ेगा, सिर्फ ऑयल नहीं है ये। अच्छा, इसी तरह अब देखिए बात ये है कि आज UNGA का भी हुआ और इस पर बहुत लोग ये सोच रहे थे, हमने बड़ी तारीफ़ भी की, सबने की शहबाज शरीफ साहब की कि जी उन्होंने तमाम ऐसे मुल्क जहाँ पर जंग चल रही है, जहाँ पर हालात नहीं ठीक और ख़ास तौर पे ऐसे जिनमें मुसलमान मुल्कों के साथ ये हो रहा है या अवाम के साथ ये हो रहा है, तो उनका उन्होंने जिक्र किया, बड़ी अच्छी बात है। अब देखिए यही कतर है, कितना छोटा सा मुल्क है, कितनी मिलिट्री होगी उनके पास, कितने बम होंगे उनके पास। क्या वो मतलब मैं तो कहता हूँ कि कोई छोटा सा भी अगर एक आर्म्ड मुल्क उन पर हमला कर दे वो अपने आप को बचा भी नहीं सकते। क्या कोई उन पर हमला करता है? नहीं करता, क्योंकि दुनिया को उनकी ज़रूरत है। वो उनके पास पैसे हैं एंड दे आर स्पेंडिंग इट
राइटली, मतलब ऑन द राइट थिंग्स, दुनिया को वो दुनिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो वो दुनिया को उनकी ज़रूरत है, उन पे कोई कब्जा नहीं करना चाहता। सो अब ये जो है ना, हमें एक बेसिकली आगे का लाहे अमल मिल गया है। वो जो अक्सर बात होती है ना कि जी हमें समझ नहीं आता कि हमने क्या करना है, हमने कैसा बनना है, क्लैरिटी आ गई है कि जी ऐसा करो, ऐसे बनो। मतलब फिर वही बात है कि हम तो ज़ाहिर है ऑयल रिच नहीं है, लेकिन हमने अगर आज से जिस तरह से वो कहते हैं, मतलब हमारे जितने उस वक्त हुक्मरान हैं वो कहते हैं जी कि हमने आईटी में तरक्की करनी है, हमने जो एग्रीकल्चर है उसको नई जगहों पर लेके जाना है, हमने जो टेक्सटाइल है उसमें ऐसे वैसे करना है। सो बात ये है कि जब ये हम सारा कुछ कर लेंगे, उसके बाद जब हम अमीर होंगे तो फिर क्या करना है? फिर हमने किसी मिलिट्री इंडस्ट्री में नहीं जाना, फिर हमने उसमें वो करना है जो ये कर रहे हैं, कतरी कर रहे हैं। सर बिल्कुल हमने वो करना है जो ये कर रहे हैं, और उसके साथ साथ सर इस वक्त की सूरत-ए-हाल में अगर आप कंपैरेटिव एनालिसिस करें, हालांकि उस तरह से बनता नहीं। उनकी एयरलाइन देख लें, अभी पीआई की बात कर रहे थे, कतर एयरवेज देख लें, दुनिया भर में जाती है और उसकी मतलब हम उनसे बहुत पुरानी एयरलाइन है। सो ये क्या हुआ इतने सालों में कि वो एक फ्रेश एयरलाइन जो है वो दुनिया के अंदर पूरा कर रही है, और हम जो है वो इधर के कि हम प्राइवेटाइज नहीं करा पा रहे, और करना पड़ रहा है, ये भी एक गलत बात है, और हो भी नहीं रही है भी, ये गलत बात है। दूसरा इसके साथ साथ सर मैं ये जिक्र कर दूं कि इस वक्त मेरी रिपोर्ट के मुताबिक 90 से 95% रिजेक्शन रेट है पाकिस्तानियों का यूएई में दाखिले का, दुबई में दाखिले का। सर अब आप देख लें सर कि आप दुबई जाने के लिए आपके पास इस वक्त 90 to 95% बंदा जो वीज़ा अप्लाई कर रहा है वो एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा, 5% जा रहा है। ये मेरी रिपोर्ट है। अच्छा सर, उसके साथ साथ अब कहते हैं कि जी हम इसको नवंबर दिसंबर तक ठीक कर देंगे इस चीज़ को, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि वो क्या मसले थे? मतलब वो आवाम से उस तरह से ये दोनों हुकूमतों ने, तो यूएई की भी हो जाए और पाकिस्तान की भी हो जाए, वो शेयर ही नहीं किए। जी क्या मसले मसाइल थे कि आपने एकदम से रिजेक्ट करना शुरू कर दिया? वरना दुबई का वीज़ा तो सर वो जो फ़ोन कॉल हुए तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, यकीनन हमारी तरफ से हुआ होगा। एक तो ये सर। दूसरा आप देखें कि आप टर्की का देख लें, टर्किश वीज़ा आप जाके लगवाना चाहें तो लगवा सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स पूरी हैं। 5 days 1 week का प्रोसेस था, अब 5 से 6 हफ्ते लग रहे हैं उसके अंदर आने में, क्योंकि स्क्रूटनी बढ़ गई है। तो सर आप देखिए वीज़ाज़ की जो है एक टेंशन एक तरफ पड़ी हुई है, और हम ऐसा एक मुल्क देख रहे हैं जो कि वीज़ा फ्री एंट्रीज हासिल कर रही है दुनिया के एक सुपर पावर से। बिल्कुल सर, टर्की का वीज़ा अब इस्लामाबाद से नहीं लगता, अब अप्रूवल आता है अंकारा से। इसी तरह यूएई जो है वो पहले फ़ोन कॉल अवे था, अब बाकायदा मांगेगा फ्रॉम नवंबर डॉक्यूमेंटेशन। सऊदी अरब कह रहे हैं कि उन्होंने ऑलरेडी हमारा छोटा कर दिया है जो कोटा था, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हम मज़ीद सख्ती करेंगे। श्रीलंका तक से वीज़े नहीं आ रहे, हम 4th वर्स्ट पासपोर्ट हैं इन द वर्ल्ड। जी, नीचे से ऊपर। बिल्कुल। तो हमें सिर्फ फिर वही बात है, डायरेक्शन का पूछे तो हमें पता है कहाँ जाना है। अब कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे पास डायरेक्शन नहीं है, अब बस चलने की बात है। सर पॉलिसीज़ की बात है, बिल्कुल सर। और आगे जाते हुए आने वाले दिनों के अंदर हमने जो तमाम आज बातें की हैं, और हमारे को मशवरा तो है नहीं, हम कौन होते हैं मशवरा देने वाले, बट एटलीस्ट हम जो चीज़ें देख रहे हैं और जिस तरह हम देख रहे हैं, हम ख्वाहिश रखते हैं कि हुकूमत भी देख रही होगी इन चीज़ों को। और बहरहाल हमारा आज का वक्त ख़त्म हो जाता है, हमें इजाज़त दीजिएगा, कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।